Bond energy, it is the amount of energy required to break 1 mole of a particular type of bonds. हमारे पास लेट से H2A, H2 के बीच में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में, हाइड्रोजन को सेपरेट करने में, 1 मोल को सेपरेट करने में जितना भी एनर्जी लगेगा, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, राइट। यहाँ पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट में होना चाहिए सब कुछ। एग्जाम्पल H2 गैस गिविंग ट्वाइस ऑफ H गैस। यहाँ पे इंथैल्पी चेंज क्या होगा? वी नीड टू सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। इतना एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा, वो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। इज इट ओके? हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो डेल्टा H होगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या अमोनिया हैज 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। So bond energy we need to supply to the system in order to break the bond. Application of bond energy to calculate enthalpy of any chemical reaction. Enthalpy of any chemical reaction is the bond energy for the reactant minus bond energy for the product. हमने डेल्टा H वो एनर्जी लेना है जितना सिस्टम में गया माइनस जितना सिस्टम से बाहर आया। सिस्टम में कितना जाएगा? वी नीड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने में, लेट्स से केमिकल रिएक्शन है, हमें C2H2 के बॉन्ड ब्रेक करना है, H2 के बॉन्ड ब्रेक करना है, फाइनली C2H6 के बॉन्ड बनाना है हमें। क्लियर? सो रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करना है, इतनी एनर्जी सप्लाई की। प्रोडक्ट के बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। यदि ब्रेक करने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, definitely during breaking of bond energy will release from the system. Is that okay? Yes, sir. चलो एक एग्जांपल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखना है।
दिस इज द डेल्टा एच फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। कॉपी करो, ट्राई करो समझने का, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों लिखा गया है। देखो हमारे पास यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड है वो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच 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 एच, कितने दो हैं। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी का, 2 CH bond is present over here, 2 times of CH bond, 2 times of HH bond माइनस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आ रहा है हमें? यस सर। यस सर। Second application, use of bond energy, application of bond energy to calculate resonance energy। क्या रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा है तुमने बॉन्डिंग में अब तक या नहीं पढ़ा है? नहीं सर। रेजोनेंस सर अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं स्टार्ट किया एलकेएम सर ने। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं किया है या कर दिया है? नहीं सर नहीं किया उन्होंने, अभी तक खाली इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जनरल ट्रेंड तक बताया, उसके बाद उनका लेक्चर एमआर का एमआर। हाँ सर एमआर का। एमए का चालू है। एमए का खत्म होने आया है अभी, सर बोल रहे थे सर। ओके ठीक है। तो कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी जब ये तुम्हारा हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए मैं फॉर्मूला देखना है। इट इज एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो एक माइनस साइन आगे रख दिया, मोड ले लिया है। डेल्टा एच थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्चुअल। अभी थ्योरेटिकल क्या होता है? ये जो कैलकुलेशन है ना, दिस इज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये आता है फ्रॉम बॉडी एनर्जी, और जो एक्चुअल है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ये भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी अभी हमें देखना है नेक्स्ट स्टडी। इट इज ऑलवेज नेगेटिव। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है।
सर ये नई हेडिंग है क्या? हाँ, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद। अगेन ये पूरा डायग्राम with this heading is given in NCERT, यूजफुल हेडिंग है। स्टिल वेसल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, बॉम्ब शेप का वेसल है, स्फेरिकल वेसल है, इसलिए इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। इसमें रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब देखना होगा क्या, इसमें जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो हो सकता है लेट से कुछ हीट रिलीज हुई। जैसे ही हीट रिलीज हुई, स्टिल मींस मेटल वेसल व्हिच कैन एक्सचेंज हीट बिटवीन दिस सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो उससे हीट एक्सचेंज करेगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये थर्मोमीटर है, इसके हेल्प से हम पहला टेम्परेचर नोट करेंगे, बाद का टेम्परेचर नोट कर लेंगे। क्लियर? तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह इट कैन सर्कुलेट द होल लिक्विड इन दिस वेसल, ताकि ऐसा ना हो लिक्विड जो यहाँ पे सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़े और जो दूर है उसका टेम्परेचर ना बढ़े। प्रॉपर्ली मिक्स करते रहेगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगा। क्लियर? ये इंसुलेशन है, हीट इन दोनों के बीच में तो एक्सचेंज होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? यहाँ से यहाँ हीट कैसे एक्सचेंज होगी, हम उसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट एक्सचेंज इज हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है तो वो ले सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी तो सिर्फ सी डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होगा सिस्टम का एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे थर्मोमीटर के थ्रू। ये हमें दिया होता है क्वेश्चन में। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे परफॉर्म होगा, स्टिल वेसल, तो क्यू वी आएगा। मतलब बेसिकली यहां से आएगा डेल्टा ई। यदि डेल्टा टी पॉजिटिव है इसका मतलब सराउंडिंग में हीट गेन किया है, सिस्टम ने लूज किया है, तो डेल्टा ई विल बी माइनस ऑफ क्यू वी, क्लियर? माइनस ऑफ सी डेल्टा टी और माइनस ऑफ एम सी डेल्टा टी। इज इट ओके? सर यस।
तो वो माइनस कैसे आया नहीं समझा। ये डेल्टा टी इसका है, सराउंडिंग का। यदि सराउंडिंग ने हीट गेन की तो सिस्टम ने क्या किया होगा? जो रिएक्शन इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है उसने हीट क्या किया होगा? लूज। इसलिए माइनस साइन। ये सराउंडिंग का है, सिस्टम का। हाँ सर। इज इट ओके? हाँ सर। और डेल्टा एच निकालना है रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरडी कर दो, डेल्टा एच आता है। राशि कॉपी हो जाए तब कंफर्म करना। यस सर हो गया। क्या तुमने लेटिस एंथैल्पी पढ़ा है? लेटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी किसी दूसरे चैप्टर में, जनरली बॉन्डिंग वगैरह में? नहीं सर। ठीक है। बाय चांस ये यदि हमें पर मोल नहीं दिया होगा ना, तो ध्यान रखना, हमें यदि पर मोल निकालना है तो जो भी वेट दे रखा है, कितना अमाउंट क्या उसका मोल्स निकालना और इसको डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे पर मोल आ जाएगा। लेटिस एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी डिनोटेड बाय LE, it is the amount
of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed from its constituent gaseous ions. Example, Ba2 plus देखो, 1 mole Ba2 plus gaseous ion, 2 mole Cl minus gaseous ion can produce 1 mole of BaCl2 solid crystal. 1 mole of an ionic compound is formed from its constituent element from in their gaseous state, from its constituent gaseous ions. इसका 1 मोल बनना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये गैसेस होना चाहिए, ये कंपलसरी है. Li plus gases, Cl minus gases, LiCl solid. तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगा दैट इज लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी. और यदि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमने बोला इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, हमें सप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? इसका डेल्टा H प्लस लैटिस एनर्जी, डेल्टा H प्लस लैटिस एनर्जी. यदि मैं अपोजिट डायरेक्शन का लिखूंगा LiCl सॉलिड गिविंग Li प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, डेल्टा H विल बी माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी, नेगेटिव आएगा. Hydration energy, 1 mole gaseous ion when dissolved in excess of water, it give Li plus aqueous. यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होगा that is हाइड्रेशन एनर्जी, वो इसलिए रिलीज हुआ है, वाटर ने इसके साथ इंटरेक्ट किया है, अट्रैक्ट हुआ है, एनर्जी रिलीज होगा. चलो, ये बेसिकली दोनों मैंने डिफाइन किए थे बोर्न-हैबर साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए. अब एग्जैक्टली बोर्न-हैबर साइकिल है क्या देखना. सर ये नीचे वाले इक्वेशन में आपने Li प्लस लिखा है क्या विद H2O? यस, Li प्लस.
लिथियम प्लस एग्जाम्पल में। मुझे कहा गया फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl। NaCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है हमें। क्लियर? जब NaCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, 1 मोल NaCl बनाना है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, सोडियम सॉलिड, Cl2 गैस। क्लियर? अब हम बोर्न हेबर्ट साइकिल यहाँ पे डिजाइन करते हैं। बोर्न हेबर्ट साइकिल इज नथिंग बट जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, कुछ अलग नहीं है। मैं सबसे पहले Na सॉलिड को Na वेपर में कन्वर्ट करता हूँ, Na गैस। कितना एनर्जी लगेगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? यहाँ पे एनर्जी लगेगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब सोडियम गैस को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम आयन में। क्लियर? गैसेस फॉर्म में। यहाँ पे जो एंथैल्पी लगेगा दैट इज एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी IE। इतना एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। हाफ Cl2 को हम ब्रेक करते हैं Cl में। यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा डेल्टा H विल बी बोन एनर्जी। क्लियर? बोन एनर्जी ऑफ व्हाट? Cl2, बट हाफ ऑफ बोन एनर्जी, हाफ Cl2, हाफ ऑफ बोन एनर्जी फॉर Cl2। अब हम Cl, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया था, माइनस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर? जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ये बन गया Cl माइनस, और इसमें एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर? माइनस साइन के साथ एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ये गैसेस में Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन होकर बना देंगे हमें NaCl। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, Na प्लस गैसेस, Cl माइनस गैसेस, NaCl सॉलिड, ये होगा लैटिस एंथैल्पी विथ माइनस साइन। क्लियर? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, एक स्मॉल आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। एक स्टेप का हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करना था, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप में उसे ब्रेक किया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पांचों को ऐड करोगे तो ये एंथैल्पी आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट जस्ट अ हेस लॉ। क्लियर? कुछ स्पेशल नहीं है, हेस लॉ ही है। So according to Hess law, enthalpy of formation, enthalpy of atomization, one, atomization of what? Na solid for this example, plus second, enthalpy of ionization for sodium, ionization enthalpy for sodium. Then third, enthalpy of bone enthalpy, half of the bone enthalpy, plus डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, GE ऐसे लिखते हैं इसे हम, प्लस लैटिस इंथैल्पी, डेल्टा H लैटिस एनर्जी। तो वो साइन अपने आप कंसीडर हो जाएंगे ना लैटिस एनर्जी के। इज दैट ओके? कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट हेस लॉ का ही एप्लीकेशन था। सर सर ये आपने माइनस क्यों लैटिस एंथैल्पी क्यों किया? क्योंकि वो जब हम सॉलिड से गैस बनाते तभी माइनस होता है ना? नहीं, एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी यहाँ से यहाँ पर, केटायन एनायन को मिला रहे, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन। तो एनर्जी रिलीज हो गई, माइनस साइन। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जितना आज किया है उस पे बेस थोड़ा। एक्सरसाइज 1 सेक्शन J,
चलो ये तीनों क्वेश्चन करो, सेक्शन जे का 1, सेक्शन के का 2 एंड 3, और उसका डाउट लेते हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।
आंसर आ गए क्या तीनों क्वेश्चन के? हाँ सर। बेले काही करू कौन सा क्वेश्चन डाउट है? कसा टाइम ठरवून घ्यायला लागेल आता थोडं हे झालं बा एवढं मध्ये आज नाही तिला लय मध्ये यायच्या नम्रता प्लीज कीप ऑन म्यूट मोड. चलो किस क्वेश्चन में डाउट है? के 2 आया है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl. सबसे पहले तो हमने HCl का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखा, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिविंग 1 HCl. तो हमें चाहिए इसका enthalpy of formation. So delta H of any reaction is bond energy for reactant minus bond energy for product. Reactant है H2, half है coefficient, half का multiply कर दिया. For Cl2 minus 1 time of HCl. So जो भी coefficient है वो multiply करते जाना है. H2 104 upon 2 52. Cl2 is 58 by 2 29 minus 103. तो 52 प्लस 29 ये हो जाएगा 81. 103 माइनस करो 81 में से, so 22 किलो जूल पर मोल. किलो कैलोरीज में दे रखा है. इज दैट ओके K2? यस सर. सर फॉर्मेशन मुझे लगा वो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना फॉर्मेशन. देखो ये काफी सिंपल सा कंफ्यूजन होता है हमारे पास. डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन इज, हमारे पास 3 फॉर्मूले, enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant. Second, bond energy for reactant minus bond energy for product. Third, combustion, enthalpy of combustion for reactant minus enthalpy of combustion for product. क्लियर? ये 3 फॉर्मूले. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इन तीनों में से क्या दिया है, पूछने का नहीं बोल रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट ये करना है. दिया क्या है? क्या हमें बॉन्ड एनर्जी दिया था? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला? हाँ सर, दूसरा वाला. तो ये जो डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो ये तो कैलकुलेट कर रहे हैं, बट द गिवन इंफॉर्मेशन इज दिस सेकंड वन, नॉट द फर्स्ट वन, राइट? हाँ सर. चलो और कोई डाउट तीनों क्वेश्चन में से? सेक्शन जे का फर्स्ट वाला. अभी लिखाया तो है जस्ट लेटिस एनर्जी. देखो लेटिस एनर्जी पूरा लिखा है डिटेल में मैंने. क्या डाउट है इसमें, क्यों डाउट है और क्या डाउट है बताओ? 1 मोल सॉलिड गैसेस आयंस, किस ऑप्शन में गैसेस आयंस और 1 मोल सॉलिड का है, खत्म. हाँ सर. चलो होमवर्क कहां से दिया था?
एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करें हम। Yes, sir. So you can type doubts of exercise 1, सेक्शन मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, या सेक्शन वाइज चले हम तो बेटर होगा, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। किस सेक्शन तक डिस्कस कर चुके हैं हम? H. एच तक हो चुका है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच पूरा डिस्कस हो गया है। चलो फिर तो sir. एक ही सेक्शन बचता है, सेक्शन आई, डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 1 सेक्शन आई। सिक्स्थ क्वेश्चन सेक्शन आई का, I6 एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। एक वीक एसिड है, वीक एसिड का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -55.9 which is given in the question, strong acid strong base, प्लस Q डिसोसिएशन बोल लो, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोल लो, एक ही बात है ना। आयोनाइज करना, आयंस में ब्रेक करना, डिसोसिएट करना, आयंस में ब्रेक करना, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, Q डिसोसिएशन सब कुछ एक ही होता है। क्या हमें ये वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में? -50.6, खत्म क्वेश्चन। इज इट ओके? यस सर। चलो सेक्शन आई कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। अभी डिस्कशन के लिए एक्सरसाइज 2 से था होमवर्क। सर Yes, sir. Now you can type doubts of exercise 2. Type doubts of exercise 2. (29, 30 and 31). चलो जिस ऑर्डर में मेरे पास डाउट्स हैं उसी ऑर्डर में बोर्ड पे लिखा हूं, वही करता हूं। 29, 30 and 31। 29 और भी क्वेश्चन है, बट पहले मैं ये कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डेल्टा एच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ स्टीम एंड ऑक्सीजन, H2O and O2, which on being passed over excess coke does not lead to the rise in temperature? C plus half O2 giving CO, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है -110 किलो जूल। क्लियर? सेकंड रिएक्शन है C plus H2O giving CO plus H2, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है 130 किलो जूल। तो टेम्परेचर राइज कब नहीं होगा? जब यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए। रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी आर सेम, नेट एनर्जी एक्सचेंज 0, नो टेम्परेचर चेंज। इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 29। अब हमें ये बताना है किस रेशो में हमें H2O और ऑक्सीजन को ऐड करना है। चलो यहाँ पर हाफ मोल प्रोड्यूस कर रहा है 110। एज्यूम करो इसके x मोल हमने ऐड किए O2 के, और इसके y, तो इसके x मोल ऐड किए, इसके y मोल ऐड किए। एनर्जी रिलीज शुड बी इक्वल टू एनर्जी एब्सॉर्ब। हाफ मोल कैन रिलीज 110 जूल, तो 1 मोल कैन रिलीज 110 into 2, x मोल कैन रिलीज into x, इतना एनर्जी रिलीज हो गया। एब्सॉर्ब कितना हुआ? 1 H2O कैन रिलीज 132,
कितने मोल H2O के? Y इंटू वाई। हमें चाहिए Y इन Y, कौन सा रेशो पूछा है? ऑक्सीजन, स्टीम एंड ऑक्सीजन, मतलब Y/X पूछा है। So 110 into 2, 220 by 132 is Y/X. Final answer for question number 29. Is that okay? Yes, sir. Question number 30. हमें एक इंथॉल्पी दे रखा है, स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ब्रोमीन इज गिवन, इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। चलो पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन पे आते हैं। H2 गैस, Br2 गैस, 2 HBr गैस, इसका इंथॉल्पी डेल्टा H1 नॉट। इंथॉल्पी ऑफ कंडेंसेशन फॉर ब्रोमीन, तो Br2 कंडेंसेशन मतलब गैस से लिक्विड में जाना, Br2 गैस टू Br2 लिक्विड, ये हमें दे रखा है डेल्टा H2। कैलकुलेट करना इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 लिक्विड गिविंग 1 HBr गैस, डेल्टा H3 कैलकुलेट करना है 1 और 2 के टर्म्स में। पहले तो जो इंफॉर्मेशन दे रखा था उसको लिखा हमने, क्लियर। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। हाफ H2 गैस यहाँ पर है, तो रिएक्शन 1 को बाई 2 कर दो। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन 1 बाई 2। हाफ Br2 लिक्विड चाहिए, लिक्विड यहाँ पे, तो माइनस एंड हाफ, रिएक्शन 2 बाई 2। चेक कर लो, 1 माइनस 2 होल बाई 2, तब जाके डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेट ब्रोमीन का लिक्विड होता है, ना कि गैस। Okay, sir. सर एक बार वापस रिपीट कीजिए ना सर, नहीं समझ। दो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो इंफॉर्मेशन रिएक्शंस लिखी ये समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मेशन रिएक्शन ये होती है, कंडेंसेशन ये होती है, क्या इतना समझ में आता है? सर हाँ सर। थर्ड कैलकुलेट करना है। अब ये करके देखो, क्या थर्ड रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 बाई 2 इससे आ रहा है क्या थर्ड रिएक्शन? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, होल बाई 2 कर दो, क्या थर्ड रिएक्शन आ रहा है? आ रहा है थर्ड रिएक्शन। Br2 गैस कैंसल, जो लिक्विड प्रोडक्ट में था माइनस करने पे वो रिएक्टेंट में आ गया, तो H2 गैस Br2 लिक्विड HBr गैस, हाफ हाँ मल्टीप्लाई सर। कर ही दिया है। ग्लूकोज C6H12O6 यही होता है ग्लूकोज? क्या होता है? Yes, sir. यस हाँ, ये होता है सर। combustion reaction with oxygen, 6 carbon 6 CO2, 12 hydrogen 6 H2O, 6 to the 12 plus 6 18 oxygen, 6 ऑलरेडी है, 12 यहाँ पर आ गए। अब हमें इसका enthalpy of combustion लिखना है। Enthalpy of any reaction is, if enthalpy of formation is given, enthalpy of formation of product
माइनस इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें तीनों वैल्यू दे रखे हैं। O2 के लिए 0 होगा स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, तो उसका मैं लिख देता हूँ और उसको 0 भी बता देता हूँ, इसलिए उसका नहीं दिया है। सॉल्व कर लेना आप। क्लियर? इंथॉल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, अब कंबशन है तो कंबशन रिएक्शन का इंथॉल्पी, इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। Then after question number 31, question number 26 and 32. 26. 27 भी मैं जिस ऑर्डर में वो चेक बॉक्स में है उस ऑर्डर में कर रहा हूँ। Given that the molar heat capacity of ice is more than that of molar heat capacity of water vapor. Ice and water vapor. H2O solid, H2O vapor. Given that molar heat capacity of ice is more than molar heat capacity of water vapor, मतलब इसका डेल्टा Cp नेगेटिव होगा, हमें ये दे रखा है। Let x and y are the magnitude of enthalpy of sublimation of ice at T1 and T2. So delta H मतलब हमें डेल्टा H T2 minus delta H T1 upon T2 minus T1 equal to delta Cp. इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है T2 पर y और T1 पर x, T2 is greater than T1। तो हमें बताना x और y में कौन, देखो क्या किरचॉफ्स इक्वेशन देखा था हमने, डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज डेल्टा Cp। हाँ सर। तो इसे y लिखा, इसे x लिखा, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। इफ डेल्टा Cp इज नेगेटिव, y माइनस x इज नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, x का मैग्नीट्यूड y से ज्यादा है, तभी तो नेगेटिव होगा। Is it okay? यस सर। 26 के बाद था 32। Ethylene C2H4. The certain amount of ethylene was combusted. The heat of combustion of ethylene is this. देखो हीट, पहले तो हम बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं कंबशन का, इथाइलिन का 2CO2 प्लस 2H2O 3O2 बैलेंस रिएक्शन। अब जब 1 मोल इथाइलिन बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होता है 1411 विथ नेगेटिव साइन, एनर्जी रिलीज हो रहा है इतना। टोटल एनर्जी रिलीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5644। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। कितने मोल C2H4 के रहे होंगे, या O2 से ही हम डायरेक्टली रिलेट कर देते हैं। 1 मोल C2H4 3 मोल O2 से बर्न होता है, इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो कितने मोल्स O2 के यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे सो दैट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो 1411 से डिवाइड कर दिया, इतना मोल्स C2H4 का इनटू 3 मोल्स O2 के। So these are the moles of O2 required to get this amount of energy. 3 मोल इतना एनर्जी दे रहे हैं, तो 5644 कितने मोल से मिलेगा, 5644 upon 1411 into 3। Is that okay? 32। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो ये मोल्स आ गए, मोल्स को इक्वेट कर दो वॉल्यूम बाय 22.4 से एसटीपी कंडीशन पर। इसका मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करना, आंसर आ 32 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एंड 29 तो मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सर 20 गलती से भेजा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बट है आगे भी है, फिर शुभ
शुभम का भी है। क्वेश्चन नंबर 20, spontaneous adsorption of gas on a solid surface is exothermic process because, ये इसमें नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री में पता लगेगा, जब पढ़ाऊंगा तब पता लग जाएगा, अभी छोड़ दो। देन क्वेश्चन नंबर 17, an isolated system comprises the liquid in equilibrium with vapors. At this stage the molar entropy of the vapor, molar entropy of the vapor is always greater than liquid, क्वेश्चन ही नहीं आता है, मतलब वेपर का लिक्विड से कम कैसे हो सकता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, बट यदि वेपर हम बात करेंगे दो फेज इक्विलिब्रियम पे, बट उसका एंट्रोपी तो ज्यादा है ही सही। इज दैट ओके शुभम? शुभम क्लियर है? यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 21, a certain quantity of water is kept in freezer maintained at the freezing point of water. Which of the following observation would be taken? ये मैंने क्वेश्चन, मुझे क्यों लग रहा है कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, नहीं हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 से 24 तक पहले ही डिस्कस हो चुका है सर। शुभम तू कहाँ था फिर इतना को, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन 20 भी किया है 21 भी किया है पहले। यदि हमने फ्रीजिंग पॉइंट पे ही रखा है तो आइस आइस में ही रहेगा, वाटर वाटर में ही रहेगा। कन्वर्जन तब होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। इसके बाद है 27, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन डेल्टा जी डेल्टा एस आर गिवन, डेल्टा सीपी इज गिवन, देन डेल्टा एच। देखो 27 में क्या करना है हमें, डेल्टा एच निकालो पहले तो, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस से एट 200 केल्विन, क्योंकि ये दोनों 200 पे दे रखे हैं। उसके बाद किरचॉफ इक्वेशन लगा दो, डेल्टा एच एट 400 माइनस डेल्टा एच एट 200, 400 माइनस 200 इक्वल टू डेल्टा सीपी। डेल्टा सीपी इज गिवन, ये यहां से आ जाएगा तो ये कैलकुलेट कर लेना। किरचॉफ इक्वेशन 27। यस सर। या यस सर। हाँ राशि 22 में क्या डाउट है? सर बस वो लो टेम्परेचर क्यों लिखा है? अच्छा देखो ये बताओ, दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ सर। ज्यादा एनर्जी किसको लग रहा है? फर्स्ट वाले को। मतलब ज्यादा टेम्परेचर। हाँ। कम एनर्जी किसको लग रहा है? हम सेकंड वाले को। मतलब कम टेम्परेचर। हाँ सर समझा। एनी अदर डाउट फ्रॉम एक्सरसाइज 2? किसी का छूट गया है क्या कोई डाउट? हो गए सारे डिस्कस? चलो नेक्स्ट क्लास जो शायद थर्सडे को है, कब है मुझे भी नहीं पता, कल ही है क्या क्लास, कब है? लेक्चर कब है मेरा? लेक्चर कब है कोई तो बताओ। नेक्स्ट थर्सडे को सर। थर्सडे को। होमवर्क है एक्सरसाइज, ऑल द एक्सरसाइज, बट मैं मिनिमम इतना डिस्कस करने वाला हूं। एक्सरसाइज 1 जो 2 सेक्शन बचे हैं, एक्सरसाइज 2 3-4 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, इतना मिनिमम मैं डिस्कस करूंगा। मतलब यदि कुछ छोड़ूंगा मैं बात के लिए तो सिर्फ एक्सरसाइज 3 पार्ट, एक मिनट, क्या एक्सरसाइज 3 में से पहले कुछ होमवर्क दिया था कभी? यस हाँ, सर। सर। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 पूरा करना था और नहीं पार्ट 1 पूरा करना था, पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 तक करना था। मतलब जो जेई वाला पार्ट है ना चलो, सर वो होमवर्क 20 तक। होमवर्क है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ऑर्डर यही रखना। जितना भी डिस्कस हो जाएगा हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ऑर्डर यही रखना। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 तक डेफिनेटली मैं पहुंच जाऊंगा किसी भी कंडीशन में। पार्ट 1 तो हो ही जाएगा, पार्ट 2 भी डिस्कस हो जाएगा शायद।
Is that okay? ओके सर। तो नेक्स्ट ठीक। चैप्टर कौन सा पढ़ाने वाले हैं? देखते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है वैसे इसके बाद। सर ये होमवर्क कब तक करना है? टिल नेक्स्ट लेक्चर, मतलब आज ट्यूसडे तो थर्सडे तक